नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपका सीबीटी एग्ज़ाम होना है अभी जुलाई 2025 में और डे बाय डे हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये हमारी क्लास नंबर 18 है। इससे पहले आपको 17 क्लासेज दी है। चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। सीबीटी एग्ज़ाम ITI सेकेंड ईयर 2025 नाम से जाकर के उन सभी 17 क्लास को भी ज़रूर देखना। गारंटी देता हूँ इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको सारी क्लासेज देखनी पड़ेगी क्योंकि हम किसी भी क्लास में क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। इसलिए हर एक क्लास में बताया गया हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे और ये जो हमारी क्लास है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नंबर 3 है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के 70-72 क्वेश्चन है, उनको अपन ने 3 क्लास में पढ़ा है और उनमें से मोस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डिटेल से एक्सप्लेन करके समझाते हैं। अगर पूरे साल भर थ्योरी नहीं भी पढ़ पाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट हम आपको दे रहे हैं जो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है। बस पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक लाइक आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है, सो प्लीज़ बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट और मॉडल टेस्ट अवेलेबल है, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एकदम CBT एग्ज़ाम जैसे कि मेरा पेपर कैसा आने वाला है अभी पता कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। भर्तियों से जुड़े हुए, आपके ITI एग्ज़ाम से जुड़े हुए सारे अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही देते हैं, तो टेलीग्राम पर आपको हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहना चाहिए। आइए माय डियर, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। और आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। आई होप कि आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। सवाल को पढ़ लीजिएगा पहले और थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तित करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या होता है। देखो, ट्रांजिस्टर की 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है टर्न ऑन और एक होता है टर्न ऑफ। टर्न ऑन देखो यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ आता है तो हम मानते हैं कि टर्न ऑन हो चुका है, यानी इतना टाइम लगता है। फिर यहाँ से वो टर्न ऑफ होना शुरू होता है और यहाँ से चलते चलते ये देखो यहाँ तक वो टर्न ऑफ होता है। ये टर्न ऑफ का टाइम है। टर्न ऑन और टर्न ऑफ का टाइम होता है, ठीक है ना। तो दरअसल इसमें हमारी 2 चीज़ें जुड़ी रहती है, ठीक है ना। क्या? एक तो डिले टाइम जोड़ते हैं और एक हम उसका ट्रेस पीरियड को जोड़ते हैं। दोनों में जितना समय उसको लगता है, मतलब कि यहाँ से जो शुरुआत हुई वो से लेकर के उसको टाइम पूरा कंडक्शन में आने में जितना लगा वो सब मिला करके ऑन टाइम में गिना जाता है। C ऑप्शन के साथ जाएंगे। टर्न ऑन टाइम इज इक्वल टू टाइम डिले प्लस टाइम रेज, ठीक है ना। यानी जो उसको TD प्लस TR दोनों हैं उनको जोड़ना है, ठीक है, तो वो आपका उत्तर आ जाएगा। अगर टर्न ऑफ की बात करें तो यहाँ वाला टाइम आपका रहेगा, उन दोनों के लिए रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी भी कुछ सवाल पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। माय डियर, पूरी डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। आपका CBT पेपर कब है, इस पर कितने क्वेश्चन आते हैं वो एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। किस में पास मार्किंग कितना है, कैसे क्वेश्चन किसके आएंगे, हिंदी में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे, किस भाषा में आएंगे, तो एक बार वो सभी वीडियो आप ज़रूर देख लेना। आ जाओ अगले सवाल पर। क्या पूछ रहा है? बिंदु संपर्क, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट, विकसित यानी ग्रोथ मेथड, डिफ्यूजन को डिफ्यूजन ही बोला इन्होंने, मिश्र धातु जंक्शन यानी एलॉय जंक्शन, ये सब सेमीकंडक्टर के निर्माण के विधियां है या टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सेमीकंडक्टर का ऑप्शन एक ही है, क्योंकि अर्धचालकों से ट्रांजिस्टर बनता है। ये सब के सब डायोड कंस्ट्रक्शन की भी विधि है, ये भी ध्यान रखना। डायोड निर्माण के लिए भी यही सब मेथड लगते हैं, सेम टू सेम। रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये हमारे पैसिव घटक है। ये सब जितने भी है ये सक्रिय घटकों की विधियां हैं। ट्रांजिस्टर ऑप्शन के साथ जाएंगे, बड़ा अच्छा ऑप्शन बन रहा है और मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉपर याद रखना चाहिए। देखो, पर डे 3 शिफ्ट होती है आपके CBT एग्ज़ाम की, 10 से 12 दिन आपके पेपर होते हैं, तो हर साल 30 से 35 शिफ्ट में पेपर होते हैं आपके। तो क्वेश्चंस रिपीट रहते हैं और आने की संभावनाएं है। गारंटी देता हूँ, बने रहो चैनल के साथ। आपके पेपर में जो 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 में से 75 हम देंगे आपको। 150 में से 150 स्कोर लाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। क्वेश्चन हम बताएंगे, बस विश्वास कर लो और ये सारे क्वेश्चन देख लो। जिनको लगता है ना कि मुझे तो फेल होने का डर लग रहा है, केवल पास करा दो, तो मेरी गारंटी है एक एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बस आप इनको
बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लो, याद रखना पड़ेगा। और वैसे हम एक्सप्लेन भी कर ही रहे हैं, हम वो तो है नहीं कि 5-7 मिनट में 25 क्वेश्चन करवा दे, है ना। आ जाओ अगले सवाल पर। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से एमिटर से बड़ा क्यों होता है? पिछली क्लास में मैंने आपको 3-4 बातें बताई थी, शायद याद हो तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। भौतिक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइज, भौतिक रूप से आकार जो होता है ना, कलेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है, एमिटर का उससे कम और बेस का सबसे कम। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे डोपिंग के मामले में पूछ लिया जाए ना, तो एमिटर की डोपिंग कम, एमिटर की डोपिंग सर्वाधिक, कलेक्टर की डोपिंग कम और बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। यानी बेस पतला भी होता है और कम डोपिंग भी होती है। भौतिक रूप से बड़ा कलेक्टर होता है, डोपिंग बड़ी एमिटर की ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि कलेक्टर का हमने साइज ज़्यादा क्यों रखा। दरअसल कलेक्टर 99% सिस्टम में आउटपुट एंड पर ही होता है, यानी ये लोड की साइड पे होता है और डिलीवर करना होता है, तो इसका मतलब लोड करंट इसमें से आती है। और लोड करंट जहाँ भी फ्लो होती है ना, वहाँ I² × R कॉपर हानि होती है। तो I² × R जो है ना, इसको हीट लॉस बोलते हैं अपन, उष्मा हानि होती है, उष्मा से ये गर्म होता है। तो सबसे ज़्यादा हीट इसी पर ही नष्ट होती है। और ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टेम्परेचर के प्रति बड़े सेंसिटिव है। ताप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है, पुर्जे ख़त्म हो जाते हैं। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, इट हैज़ टू डिसिपेट मोर हीट, सबसे ज़्यादा हीट इसी के पास ही विसरित होती है। हालांकि इसके लिए हम एक बचाव युक्ति लगाते हैं, क्या आपको उसका याद है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को उष्मा से नष्ट होने से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? हीट सिंक लगाते हैं। उष्मा से नष्ट होने की प्रक्रिया थर्मल रनअवे कहलाती है। वो कहता है कि थर्मल रनअवे से बचाव के लिए हम क्या लगाते हैं? तो हीट सिंक लगाते हैं। हीट सिंक एल्यूमिनियम की एक फॉइल या पत्ती जैसा होता है। चलिए माय डियर, आगे बढ़ने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पर हमने आपको एक मॉडल टेस्ट सीरीज़ तैयार करके दी है। गुरुजी क्या फ़ायदा है इसका? फ़ायदा ये है कि हम रेगुलर क्लास दे रहे हैं, आप और कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में जब पेपर आएगा तो उसका सामना कैसे करोगे? जो पढ़ा वो याद है कि नहीं है? तो हमने आपको मॉडल टेस्ट सीरीज में CBT क्वेश्चंस दिए हैं, एकदम पेपर के जैसे। आपको लगेगा कि हाँ मेरा पूरा पेपर ही सामने है। भाई जब क्वेश्चन सामने आएगा तो कर पाओगे कि नहीं, याद है कि नहीं, कहीं गलतियाँ तो नहीं हो जाए। तो एग्ज़ाम से पहले अच्छी सी प्रैक्टिस कर लो ताकि गलतियाँ नहीं हो। इसमें आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप के इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियरिंग ड्राइंग सबके सेट भी मिलेंगे अलग अलग, सबके PDFs भी है पढ़ने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पढ़ लो। और साथ में 75 क्वेश्चंस के मॉडल सेट भी है, जिनसे आप ये देख सकते हैं कि आज ही अगर हमारा एग्ज़ाम हो जाए तो कितनी तैयारी है। पढ़ा हुआ क्वेश्चन सामने आया तो हम कर पाएंगे कि नहीं, वो भी आप देख सकेंगे। सो एक बार इसको प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। आइए अगले सवाल पर, क्या करें? करें कि ट्रांजिस्टर आपको किस तरह की आउटपुट देगा अगर एमिटर से बेस और कलेक्टर से बेस अग्र अभिनत है। एमिटर बेस के बीच में पहला जंक्शन होता है, कलेक्टर बेस के बीच में जंक्शन दूसरा होता है। कहने का मतलब यूँ कहना चाह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। माय डियर, जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो तो हम इसे सैचुरेशन मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में संतृप्त क्षेत्र बोलते हैं या संतृप्त प्रचालन बोलते हैं। ऐसे में ट्रांजिस्टर एक बंद स्विच यानी क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। ये रहा आपका ऑप्शन। फॉरवर्ड में क्या होता है? कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है, दोनों जंक्शन आपको क्या करेगा? धारा को आउटपुट में चलने देंगे लगातार। ये कहाँ काम में लेते हैं? डिजिटल सर्किटों में हम काम में लेते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, अगर दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होते तो ट्रांजिस्टर का प्रचालन कट ऑफ मोड कहलाता है। ध्यान रखना, कौन सा मोड कहलाता है? कट ऑफ मोड। ऐसी सिचुएशन में ट्रांजिस्टर एक ओपन स्विच की भांति कार्य करता है, यानी खुले टर्मिनलों की तरह होगा। खुले टर्मिनलों का मतलब हो गया अनंत प्रतिबाधा देगा। यानी अगर दोनों रिवर्स में, अब की बार मान लो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए चेंज कर दे, वैसे तो करेगा नहीं, घबराओ मत, हम बैठे ना, अनुभव देख रहे हैं, लगातार आपके CBT एग्ज़ाम को हर साल फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं, तो क्वेश्चन वही आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मान लो जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम वाले चेंज कर देते हैं, आपका एग्जामिनर चेंज करके आपको बोल दे कि दोनों रिवर्स में है, तब क्या होगा? तो C ऑप्शन हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ना है?
चीज़ों को समझो। पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में, दूसरा रिवर्स में। ये होता है एक्टिव मोड। ट्रांजिस्टर से प्रचालन के 3 मोड होते हैं। वैसे मैंने ये थ्योरी में बहुत अच्छे से करवा रखा है। अब आप सेकेंड ईयर पास कर लोगे, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं लॉजिक के साथ, तो हम ऐप में आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप पढ़ो, है ना भाई। किसी को इसरो में टेक्नीशियन की नौकरी लगना है, किसी को अपने स्टेट में वैकेंसियाँ आती है जैसे यूपीपीसीएल, TG2, राजस्थान विद्युत विभाग, अपने, तो वहाँ पे जब आपको नौकरियाँ करनी है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। उसका बात करेंगे बाद में भी। सवाल देखो, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? एम्पलीफायर क्लास के अकॉर्डिंग ए, बी, AB और C 4 प्रकार का होता है। इसकी एक खास बात होती है तो एक नुकसान होता है। जैसे क्लास ए का अगर मैं आपको नुकसान बताऊं ना तो ये है कि दक्षता सबसे कम होती है इसकी, मात्र 35% दक्षता होती है। अगर ज़्यादा इम्प्रूव भी करवाएं तो 50% से ऊपर दक्षता नहीं जाती है। लेकिन एक फ़ायदा, स्टेबिलिटी सर्वाधिक होती है, स्थायित्व भी इसी में सर्वाधिक होता है। आउटपुट में डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है। जैसी शेप आपने इनपुट में दी वैसी शेप आपको आउटपुट में दे देगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो न्यूनतम दक्षता और न्यूनतम विकृति, ट्रांजिस्टर में ये सेम सिस्टम साथ में चलते हैं, याद रखना। C क्लास की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। सबसे ज़्यादा दक्षता C प्रचालन की है और C प्रचालन की सबसे ज़्यादा विकृति भी होती है, यानी आउटपुट जो होता है ना वो बहुत बिगड़ा। इसके लिए फिर आपको क्लैंपर और क्लिपर नाम के 2 सर्किट होते हैं, वो लगाने पड़ते हैं। बाद में बात करेंगे, अभी पॉइंट पर आते हैं। क्लास ए का फ़ायदा क्या है? डिस्टॉर्शन मिनिमम होता है, विकृति सबसे कम है, यानी स्थायित्व बहुत अच्छा है। सेम कहने का मतलब इनपुट आउटपुट कैन बी कंपेयर विद ईच अदर, दोनों के साथ तुलना करें तो एक जैसा ही लगेगा। अगला सवाल, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के भी वेव पैदा कर देता है? माय डियर, हम लोग उसको ऑसिलेटर बोलते हैं। बताया था शायद मैंने कई बार चीज़ों को, और बताता हूँ। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए केवल और केवल एक फीडबैक सर्किट चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने शायद पिछली क्लास में आपको बताया भी था। 3 चीज़ें होती है। यहाँ अगर इनपुट दोगे तो यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा और यहाँ से आपको DC सप्लाई देनी है उसके एम्प्लीफिकेशंस के लिए, तो ये आपका एम्पलीफायर होता है। इसी में से भी अगर ये इनपुट हटा दें, मतलब ये तो है एम्पलीफायर, और अगर इसमें से ये इनपुट हटा दें तो ये है ऑसिलेटर। बिना इनपुट वाला सर्किट क्या कहलाता है? ऑसिलेटर। हालांकि हम एम्पलीफायर को ऑसिलेटर में बदल देते हैं। एक एम्पलीफायर को आप पॉजिटिव फीडबैक दे दो, वो एक ऑसिलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार है, और पिछले साल कई शिफ्ट में लगातार आया था ये। हमने देखा है कई बार तो ऐसा होता है कि एक दिन तीनों शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आ जाता है। तो अच्छे से पढ़ो, ये मेरी गारंटी है। जिस दिन एग्ज़ाम दोगे ना उस दिन याद करोगे कि हाँ ये मैं पढ़ करके आया था। हमें व्हाट्सएप पे फिर आते हैं कि सर आज मैं पेपर दे के आया था, ये क्वेश्चन आपकी क्लास से आएंगे, चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोलक सर्किट में दोलन या तरंग को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है? वापस आ गया देखो, ये जो हमारा ऑसिलेशंस बनता है ना, ये बनता कैसे है? दरअसल उसको फीडबैक की ज़रूरत होती है, और ऑसिलेटर के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। कौन सा होता है? पॉजिटिव फीडबैक जो होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, आउटपुट के साथ और इनपुट के साथ मान लो सिग्नल में इन फेज कंडीशन का होता है। फेज अंतर जो है ना वो 0 डिग्री का होता है, और ऑसिलेशन के लिए शर्त यही है कि फेज अंतर या तो 0 डिग्री या 360 डिग्री होना चाहिए। लूप गेन इकाई हो, बरखासन के नियम है ना ऑसिलेटर के क्राइटेरिया, मैं करवा चुका हूँ आपको, पिछली क्लास में हमने डिटेल से पढ़ा था। आई होप कि आपने उस क्लास को देखा भी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यूजेटी का क्या इस्तेमाल है? यूजेटी के इस्तेमाल के 2 ऑप्शन आते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, एक तो था रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का, और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के अलावा है ट्रिगरिंग सर्किट के लिए काम में लेना। तो हम SCR की ट्रिगरिंग में सबसे ज़्यादा यूजेटी का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। SCR की ट्रिगरिंग करने के लिए गेट को जो हम ट्रिगरिंग पल्स देते हैं ना, उसके लिए यूजेटी ही लगता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ही ज़रूरी है। किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट इम्पीडेंस, कम शोर है और अच्छा लीनियरता भी पाया जाता है और इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी भी कम है? माय डियर, इसको हम लोग FET बोलते हैं, इसीलिए BJT से ये अच्छा माना गया है।
FET का पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ज़्यादा डिटेल लिखो तो JFET लिख दिया करो, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की कमियां है, इनपुट इम्पीडेंस कम है, शोर ज़्यादा करता है, लीनियरिटी नहीं है, इसीलिए FET आया और FET इन सब के ऊपर से घूम गया। ठीक है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर करना। क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? एक एक क्वेश्चन की विशेषताएं साथ में बता रहे हैं तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, शायद समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, JFET की तुलना में MOSFET करंट कंट्रोल करने में क्या अंतर है? दोनों ही FET के दो प्रकार है, एक का नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एक का नाम है MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इस क्वेश्चन का आंसर वो बच्चा कर सकेगा जिसको MOSFET का अन्य नाम पता हो। किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो MOSFET को IGFET भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर? IGFET। गुरुजी इसका क्या मतलब है? इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी JFET से MOSFET इसलिए भिन्न है कि इसके जंक्शन में इंसुलेशन होता है, इसके गेट पे इंसुलेशन होता है, वो भी सिलिकॉन का। तो इंसुलेशन लेयर इंसर्टेड ऑफ जंक्शन, जंक्शन के स्थान पर इसमें इंसुलेशन की एक परत है, गेट इंसुलेटेड होता है। जंक्शन है ना, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पूरा नाम है, MOSFET का दूसरा नाम है। याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा ये देखो, ये तो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपको अब क्यों दे रहे हैं? अब इसलिए दे रहे हैं कि अब CRO का एक टॉपिक आता है, CRO में यही चीज़ कैलकुलेट करवाता है। 220 वोल्ट RMS मान है, इसका AC बताओ कितना है ना? नहीं, 220 वोल्ट AC RMS है, इसका पीक वैल्यू बताओ। तो पीक वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? RMS मान को पीक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। साइन वेव AC का पीक फैक्टर 0.414 होता है, यानी √2 होता है। ये कितना है? 220। 1.414 से मल्टीप्लाई करना, उत्तर कितना आ रहा है मिलान कर लो भाई, कमेंट करके आप बताना कि 220 वोल्ट RMS का पीक वोल्ट इतना है, ताकि पता लगे आप किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्योंकि मैं कई बार सवाल बीच बीच में पूछता रहता हूँ। आई थिंक उत्तर भी आ रहा है, मिलान ज़रूर करवा देना एक बार, है ना? और प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। कर दिया क्या? लाइक से हमें दो बातें पता लगती है, एक तो ये कि इतने बच्चे हैं जिनको ये क्लास पसंद आई, इसलिए हम और क्लास आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा, हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो इतने बच्चे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जी सही चल रहा है, कंटेंट कढ़ाई चलने दो। और चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना प्लीज़। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, आपका जो भी सेकेंड ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालो ये क्लास, वो बच्चे जैसे देखेंगे तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये मेरी विश्वास है, मेरा मानना है, क्योंकि कंटेंट दिया ही इस तरीके का है। नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है कि CRO की इनपुट इम्पीडेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इनपुट इम्पीडेंस बढ़ानी है ना, तो जो CRO की प्रोब होती है, प्रोब मतलब होता है लीड, लीड मतलब होता है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब है इनपुट और आउटपुट के सिरे, यानी जो पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई के साथ लगेगा ना, वो उसके साथ में क्या करो, सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दो। बाय एडिंग रेजिस्टेंस टू CRO प्रोब, CRO के टर्मिनल्स के साथ, सिरों के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दो इनपुट में, तो वो इनपुट इम्पीडेंस हाई होगी। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए ना इनपुट इम्पीडेंस हाई होना बहुत मायने रखता है, इसीलिए तो JFET को BJT से ज़्यादा अच्छा माना गया है। आइए अगले सवाल पर कैलकुलेशन करनी है माय डियर। अच्छा क्वेश्चन है, तरीका बताऊंगा, याद रखना, कभी गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड यानी न्यूमेरिकल कोई भी हो, आपको उसका फॉर्मूला याद करना चाहिए। फॉर्मूला याद होने का फ़ायदा ये है कि अगर बाई चांस एग्जामिनर ने आंकड़े बदल भी दिए ना, भी 5 की जगह 8 लिख दिया, तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन देख करके उत्तर का रट्टे लगाते हैं ना, अब जैसे बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, पर आया कैसे ये तो नहीं पता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन का कारण पता होना चाहिए कि ये इसका उत्तर ये वाला ऑप्शन इसलिए आया, कभी गलत नहीं होगा। अभी बताता हूँ, सुनो। सवाल कह रहा है कि 0.2 माइक्रोसेकंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीज़न कवर किए गए एक CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है। देखो, CRO से ना फ्रिक्वेंसी, टाइम, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, चारों चीज़ें नाप लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको चारों ही पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, हमसे क्या पूछ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी। आपको फ्रिक्वेंसी के लिए चाहिए टाइम, अब समय तो याद दिया ही नहीं।
लेकिन उसने टोटल टाइम के लिए एक बात बता दी। क्या कहा? 0.2 माइक्रोसेकंड टाइम बेस की सेटिंग है और डिवीज़न 5 पर है। तो टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टाइम बेस सेटिंग इनटू डिवीज़न। क्या होता है गुरुजी? टाइम बेस सेटिंग इनटू डिवीज़न। टाइम बेस 0.2 माइक्रोसेकंड पर है, डिवीज़न 5 पर है। अगर हल करके देखेंगे तो 1 माइक्रोसेकंड आया। फंडा क्लियर? एक स्टेप समझ में आ गई? अगर पहला स्टेज क्लियर हो गया तो सेकंड स्टेज तो ये रहा, 1 टाइम करो। टाइम कितना? 1 माइक्रोसेकंड। माइक्रो होती है 10 की पावर -6। -6 जो है वो आपके ऊपर जा कर के +6 हो जाएगी। तो +6 में 1 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर उतना ही आएगा। यानी इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बनी। बताओ सवाल समझ में आया क्या? अब इतने हर्ट्ज का कहीं ऑप्शन नहीं है, किलो का है। किलो में 3 जीरो होती है, तो 1 2 3 जीरो काट के किलो लगा दो, 1000 किलो हर्ट्ज। ये रहा डी ऑप्शन। बताओ सवाल समझ में आया क्या? तो करो लाइक इसी बात पर, है कि नहीं? तो याद रख लो। और इतने आराम से बताया हुआ क्वेश्चन कभी भूल नहीं सकते और भूलना है भी नहीं, क्योंकि भूलोगे तो बात कैसे बनेगी। सवाल देखो, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाए। रेक्टिफायर एसी को डीसी में तो बदलता है, लेकिन वो प्योर डीसी नहीं होती है। उस डीसी में रिपल्स मौजूद होते हैं, पल्सेशन मौजूद होते हैं, और वो नहीं हटाएंगे ना तो रेडियो आपका गड़गड़ाहट ज़्यादा करेगा। हमिंग साउंड बोलते हैं उसे, यानी क्लियर साउंड नहीं आएगा। साउंड के साथ साथ चैटरिंग आएगी, चटचटाहट जिसको बोलते हैं ना, वो ज़्यादा आएगा। उसके बाद में कह रहा है कि डिप्लीशन रेजिन जो होता है ना, वो कैसे व्यवहार करता है। डिप्लीशन को हिंदी में इन्होंने तो रिक्तीकरण लिखा है, हम लोग रिक्तीकरण नहीं अवक्षय परत बोलते हैं। अवक्षय परत कहाँ बनती है? जंक्शन के आसपास का क्षेत्र। पी और एन दोनों मिलकर के एक जंक्शन बनाते हैं। जंक्शन के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, वो एक अचालक की भांति काम करता है, क्योंकि उसमें से कभी कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो धारा प्रवाहित नहीं होती, वो एक अचालक की भांति काम करता है। नेक्स्ट देखो, 66 की वोल्टेज गेन है और बीटा है उसका 100। वो कहता है पावर गेन का मान बताइए कितना है। तो पावर गेन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? वोल्टेज इंटू करंट। गेन है तो वोल्टेज गेन और पावर गेन करंट गेन कर दो। बीटा करंट गेन ही तो है, और वोल्टेज का मान कितना है? 66। तो 66 × 100, पावर गेन 6600 हो गई। P बराबर V × I। और बीटा जो है वो करंट गेन का ही एक प्रकार है। अल्फा बीटा गामा 3 तरह की करंट होती है। बीटा कॉमन एमीटर से मिलता है हमें, जिसका मान इकाई से बहुत अधिक होता है। अल्फा का मान इकाई से हमेशा कम होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? आराम से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपसे, बहुत उम्मीद लेकर चल रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। इतने आराम से समझा रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा। लाइक करके बता दो कि यहाँ समझ में आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। पेपर में पास हो जाओगे, ये गारंटी मेरी है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, विश्वास करके एग्ज़ाम तक पढ़ लो, महीने भर की बात है। सवाल देखो, वो कह रहा है कि क्या प्रभाव होगा अगर SCR को चालन में लेच किया जाए और DC गेट करंट को हटा दिया जाए। लेच करने का मतलब होता है कंडक्शन पर आपने चला करके छोड़ दिया तो वो चलता तो रहेगा, लेकिन गेट वाली करंट को आपने हटा दिया। दरअसल SCR में एनोड और कैथोड के बीच में भले ही आप फॉरवर्ड वो दे दो, SCR में 3 टर्मिनल होते हैं ना, एनोड, कैथोड और गेट, और 3 जंक्शन भी होते हैं। गेट जो होता है ना वो कंट्रोल एलिमेंट की तरह काम करता है, यानी सारा कंट्रोल गेट करता है। अब आपने गेट से करंट हटा ली तो भाई गेट कंट्रोल ही नहीं करेगा। फिर अब गेट का कोई कंट्रोल नहीं है, SCR अपनी मर्जी से चलेगा क्योंकि आपने लेच कंडीशन कर दी। लेच का मतलब होता है ऑन, चालन क्षेत्र में ला करके उसको छोड़ दिया। ये तो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। डी उत्तर के साथ जाएंगे। गेट लॉसेज कंट्रोल ओवर कंडक्शन, चालन के ऊपर गेट के जो है वो नियंत्रण समाप्त हो जाएंगे। आप गेट से फिर SCR के कंडक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो फायरिंग एंगल जो कंट्रोल कर रहे थे, कंडक्शन नहीं होगा, फिर वो अपने हिसाब से चलेगा, जैसे उसको चलना होगा, जहाँ चलना होगा वहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। JFET में पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है? पिंच ऑफ वोल्टेज एक तरह से बंद होने वाला ही होता है, मतलब पिंच हो गया एक तरह से। पिंच का मतलब होता है कि बिल्कुल नैरो बैंड आ जाता है। नैरो बैंड आने से ड्रेन करंट 0 हो जाएगी। FET में 3 टर्मिनल होते हैं ना, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो सोर्स से ड्रेन की ओर करंट लगातार चलती है। जब ड्रेन की ओर जाने वाली करंट 0 हो जाती है, ड्रेन करंट 0, तो उसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। किस ऑप्शन के साथ जाओगे? बी। आपके पेपरों में क्वेश्चन यही होंगे, ऑप्शन सफल हो सकते हैं भी। जो यहाँ ए में दिखा रहा है वो आपको वहाँ पर
बी ऑप्शन में दिखा सकता है, वो एक अलग बात है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स इतना ही था भाई, पूरा हो गया। अब वायरिंग के कुछ क्वेश्चन आज की इस क्लास में ले रहे हैं, और चलो फिर वायरिंग का अलग ही डालते हैं, इसको रहने देते हैं, अगली क्लास में लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं, और फिर कंट्रोल पैनल वायरिंग के सवाल शुरू हो जाएंगे, तो अगली क्लास में लेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत ज़रूरत है, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। बहुत धन्यवाद।